नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मंक्स माइंड पर। एंड टुडे वी आर डीप डाइविंग इनटू अ टॉपिक कॉल्ड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इस टॉपिक को समझाएंगे कि आपको एक लॉन्ग टर्म तक आपकी लॉन्ग मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, क्या चीज़ें आगे आई। तो ये सब हम एक डीप डिस्कस इसका करेंगे जो हमारे हर एक एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी का सिलेबस इंक्लूड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। संविधान को बनाने के लिए हमारे पास एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए। मतलब हमारे पास क्या होनी चाहिए? संवैधानिक सभा, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसाइड करते हैं कि हमारे आने वाला संविधान कैसा होगा। तो सबसे पहले यह आइडिया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये एम एन रॉय ने पुट किया था 1934 में। ठीक है, तो ये पहले बंदे थे जिसने कहा था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो क्या करेगी? भारत का संविधान बनाएगी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड करी थी 1935 में कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी डिमांड करी थी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उन्होंने कहा था एक फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको बनाने में बाहर के लोगों का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इलेक्ट होनी चाहिए अडल्ट फ्रेंचाइज पे। अब देखो, इन्होंने बात करी थी कि अडल्ट फ्रेंचाइज पे होनी चाहिए, बट जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली में बनाई थी वो हमारी अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस नहीं थी। देन अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने डिमांड एक्सेप्ट भी करी थी कि आप हमारा साथ दीजिए। एक्चुअली हो क्या रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस का साथ चाहिए था, तो अब इंडियंस को लुभाने के लिए ऑफर्स मिल रही है हमको। तो अगस्त ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपकी संवैधानिक सभा बनाएंगे, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, बट एक बार आप हमारा साथ दो, जब वॉर खत्म हो जाएगा तब बनाएंगे। तो हमने वो रिजेक्ट कर दिया था। क्रिप्स मिशन में भी हमको ऑफर मिला था 1942 में, है ना, कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बनाओगे, बट कब बनाओगे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मुस्लिम लीग ने तो इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान बने। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि आप क्या या कैसे कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जिसमें पाकिस्तान की बात नहीं होगी मुस्लिम लीग उसको रिजेक्ट करती आ रही थी। कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। फाइनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रपोजल आता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है वो बनकर तैयार होती है, या उसको जो हम बोलते हैं कि बनकर रेडी हो गई 1946 में। और इसके लिए आया था कैबिनेट मिशन प्लान। तो मतलब अगस्त ऑफर फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। फाइनली जब कैबिनेट मिशन आया था 46 में, हमने इसको स्वीकार कर लिया और कैबिनेट मिशन ने क्या बनाई थी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ रखी गई थी, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, कि इसके अंदर 389 मेंबर्स होंगे। इन 389 मेंबर्स में से 296 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश इंडिया के होंगे। ब्रिटिश इंडिया मतलब, अब देखो, ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो चीज़ें होती थी, इनके स्टेट हुआ करते थे और इनकी यूटी हुआ करती थी। उस टाइम पे स्टेट को कहते थे प्रोविंस और यूटी को आप कह सकते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो इन 296 सीटों का अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो 292 सीट्स चली जाएगी 11 राज्यों के पास, जबकि 4 सीट चली जाएगी उस टाइम के यूटी मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस के पास। बची हुई 93 स्टेट्स इन्होंने किसके लिए रखी थी? बची हुई 93 सीट्स रखी थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए, राजा रजवाड़ों के लिए। अब राजा रजवाड़े तो देखो इलेक्ट होके नहीं आते, तो वो अपने बिहाफ पे अपना कोई बंदा भेजेंगे, ये शर्त रखी गई थी। ये जो भी सीट एलोकेशन था ये था पॉपुलेशन के बेस पे। हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट उस टाइम पे दी गई थी। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, कि जो कम्युनिटी है उसके लिए उस पॉपुलेशन में इतने बंदों के बिहाफ पे इतनी सीटें दे देंगे हम, तो वो सारा था। इलेक्शन का मेथड क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट। मतलब वही सिस्टम जो हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट लोग वोट नहीं डालेंगे, जो उस टाइम के एमएलए रहे होंगे वो एमएलए बंदे भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इलेक्ट करके, है ना, तो वो वोट डालेंगे। तभी हमने कहा था कि अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं तैयार हुई थी।
ठीक है। तो मेंबर कौन इलेक्ट कर रहे हैं? मेंबर को इलेक्ट कर रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, या मोटे मोटे शब्दों में कहूँ एमएलए उस टाइम के। अब इसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स ने तो बंदे भेजे ही नहीं, जो उनके 93 सीट्स फिल करनी थी वो उन्होंने पूरी नहीं करी। तो पूरी नहीं करी तो उनकी सीट क्या रह गई? वैकेंट रह गई। कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर हम संवैधानिक सभा में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम राजा किस बात के रहेंगे, हमारी तो सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। सॉवरेनिटी मतलब होता है जब आप एक्सटर्नली और इंटरनली फ्री होते हो अपने डिसीजन लेने के लिए। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठते, संविधान तैयार होता, तो उनको भी वो संविधान मानना पड़ता। तो वो फिर एक्सटर्नली और इंटरनली फ्री कैसे रह पाते? नहीं रह पाते। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ है। इलेक्शन का टाइम रखा गया। इलेक्शन जो हुए वो कंडक्ट हुए जुलाई से अगस्त 1948 तक। अब इस इलेक्शन का रिजल्ट ये आया कि जो हमारी सीट्स थी 296 जो सीट थी, उसमें से 208 सीट्स पे कांग्रेस जीत गई, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत गई, और 15 जो सीट्स बची थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस टाइम पे इनको जीते थे। तो जब ये पूरा सिस्टम हो गया, इलेक्शन भी हो गया, तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पहली बार कब मिली थी? 9 दिसंबर को। अब देखो इसमें ये थोड़ा पॉइंट गलत है, ये 1946 है। ये इलेक्शन 1946 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो पहली बार वो मिले थे 9 दिसंबर 1946 में। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि एक तो मुस्लिम लीग खुद ही माइनॉरिटी में होती जा रही थी, और इनको अब डेडलॉक क्रिएट करना था, इनको फर्दर पाकिस्तान की डिमांड आगे बढ़ानी थी। 9 दिसंबर को हमने टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर लिया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद ये 11 दिसंबर को फिर से मिलेंगे। उस टाइम पे हम राजेंद्र प्रसाद को अपना परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेंगे। इसी टाइम पे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करे गए थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। टेम्प्रेरी किसको अपॉइंट करा था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। परमानेंट इन्होंने 2 दिन बाद अपॉइंट कर दिया था, 11 दिसंबर को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस संवैधानिक सभा के लीगल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है। ये हमको पता ही है कि ये अडल्ट फ्रेंचाइज पे रही नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों था? क्योंकि हमारे बिहाफ पे एमएलए वोट डाल के बंदों को इनके अंदर भेज रहे थे। तो 9 दिसंबर को टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया, 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट आ गए, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो, ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है वो आज के संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस पार्ट को पढ़कर ही हमको ये पता चल जाता है कि हमारा संविधान कैसा होने वाला है, हमारे संविधान का प्रारूप, द फॉर्म, वो कैसी होने वाली है, ये हमको पता चल जाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या रखे थे? कि पूर्ण भारत हमारा है, पूरा भारत हमारा है, जो हमारे साथ आना चाहे वो हमारे है। लोगों को पावर दी गई थी, माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड करा गया था, और कहा था हम सॉवरन कंट्री है, मतलब वी आर टोटली फ्री, वी कैन टेक आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसीजन विद आर सेल्फ, हमें किसी बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इनका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रपोज्ड किया था, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था 12 जनवरी 1947 को, मतलब वो सबने मान लिया था। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास सारे एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, जो भी उस टाइम के जरूरी लोग थे, उन सब ने संवैधानिक सभा के अंदर हिस्सेदारी में भूमिका निभाई थी। बट गांधी जी उसके अंदर नहीं गए। तो गांधी जी विल नेवर बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट द विल वॉज नेवर बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो, ये जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है इनकी, ठीक है, आफ्टर द जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास होने के बाद 15 दिसंबर को ये मिलते हैं। तो 9 को मिले, 11 को मिले, 13 को मिले, फिर 15 को मिल रहे हैं। अब 15 से एक्चुअली संविधान बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो 15 से संविधान कैसे बनना शुरू होगा? जब 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था, प्रपोज किया गया था, तो 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ही डिबेट चलती रही थी, और फाइनली 22 जनवरी को हमने इसको मान लिया था। तो जब प्रेम्बल की बातें चल रही थी, तो मतलब हमारे संविधान की बातें शुरू हो गई। देन क्या हुआ? 26 जुलाई आ गया। चलते चलते पार्टीशन डिक्लेयर हो चुका था ऑलरेडी कि पाकिस्तान बनेगा। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के लिए अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही होगी। ट्रू।
तो जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहेगी तो हमको ये भी पता है कि हमारी जो संवैधानिक सभा है उसकी भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग अलग हो गई तो अब हमने अपना जो संविधान बनाने का काम था वो दे दिया ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो ड्राफ्ट तैयार करेगी, एक प्रोविजनल तैयार करेगी। इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या कहे तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। तो याद रखना, आज़ादी के 14 दिन बाद, आप ये कह सकते हो आज़ादी के 14 दिन बाद हमने संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको इस्टेब्लिश किया था। अब ड्राफ्ट ऐसा था कि पहला ड्राफ्ट इन्होंने जल्दी तैयार कर दिया था, 1 साल का टाइम लिया होगा। 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग हो गई थी, 11 दिन बाद दूसरी रीडिंग हो गई थी, फिर से 1 साल बाद इन्होंने तीसरी रीडिंग करी थी 14 नवंबर को, और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूंट अडॉप्ट हो गया था। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो पहले 389 थी, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान को क्रिएट होने के बाद हमारी स्ट्रेंथ रह गई थी 299। उस 299 में से 284 मेंबर्स ने साइन किया था और हमने संविधान को मान लिया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान माना गया था उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, एक प्रेम्बल भी था। ठीक है, तो संविधान पास हो गया, बट संविधान फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। ये डेट हम क्यों रखते हैं, क्योंकि इस दिन लाहौर जो हमारा रिजोल्यूशन पास करा था कांग्रेस ने, देखो कांग्रेस की आदत थी कि वो दिसंबर में मिलते थे और आने वाले नेक्स्ट ईयर का प्रपोजल बनाते थे या रिजोल्यूशन बनाते थे, तो उसको लाहौर रिजोल्यूशन कहा गया था। तो 1929 में हो रहा था लाहौर के अंदर, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाली जनवरी का जो लास्ट संडे होगा, मतलब 1930 की जनवरी का जो लास्ट संडे होगा उसको हम इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे, है ना। तो वो इंडिपेंडेंट डे कब बन रहा था हमारा, 26 जनवरी को। तो अब आज़ादी तो हम 15 अगस्त को मना रहे थे, तो हमने 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूंट डे डिक्लेयर कर दिया, रिपब्लिक डे डिक्लेयर कर दिया। मतलब रिपब्लिक डे मतलब इक्वल टू द पूर्ण स्वराज। ठीक है, उसके बाद देखो अभी जब हमारी सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी तो इनके बाद इंडिपेंडेंट एक्ट भी हमारा आ रहा था इन बिटवीन, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्ट ने ही क्या करा था, बता दिया था कि पाकिस्तान अलग होने वाला है और ये हमारा जो इंडिया है वो अलग होने वाला है। तो इंडिपेंडेंट एक्ट ने ये भी कहा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोग अब बनाओगे वो आपकी सॉवरन बॉडी होगी। 1947 की बात चल रही है इंडिपेंडेंट एक्ट की। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत मिलती है, मतलब अगर वो लॉ बनाने का काम करेगी तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो जीवी मावलंकर होंगे। अगर वो संविधान बनाने वाली बॉडी की तरह मिलेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह मिलेगी, तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ की तरह मिलती है तो जीवी मावलंकर, संविधान की तरह मिलती है तो राजेंद्र प्रसाद। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे जाके किसकी भूमिका निभा रही है, पार्लियामेंट की भूमिका निभाएगी। ठीक है, हमारे संविधान का जो सील सिंबल है वो एलिफेंट हमने यूज किया था। नेशनल सिंबल हमारा तिरंगा, नेशनल सिंबल्स की अगर हम बात करें तो हमारा नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया। अब देखो आज़ादी से पहले करा है, क्योंकि 15 अगस्त को हमको ज़रूरत पड़ेगी तिरंगे की, है ना। 15 अगस्त को हमको तिरंगे की ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी चीज़ें हम जब संविधान हमारा लागू होगा उससे 2 दिन पहले ही करेंगे, 24 जनवरी 1950 में। जैसे वंदे मातरम को अडॉप्ट कर लिया नेशनल सॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनाया गया इंडिया का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950। कितना खर्च आया संविधान को बनाने के लिए, 60 लाख का खर्च आया। कितना टाइम लगा इसको बनाने के लिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा इसको बनाने के लिए। अदर की पर्सनैलिटी की बात करें तो जो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका नाम HV अयंगर है, ये हमने देख लिया। कैलीग्राफी, हमारा संविधान हाथ से लिखा हुआ है, हमने देखा ये चीज़ें। तो जिन्होंने हाथ से लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्या क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्यों, ये कह रहे कि लोगों ने तो इसको भेजा ही नहीं बना के, ये तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, MLA ही अपने आप इलेक्ट कर रहे हैं। सॉवरन बॉडी नहीं है, इनका कहना था कि ब्रिटिश वालों ने बनाई है, उनकी खूब चलती है इसके अंदर, तो इन्होंने कहा सॉवरन बॉडी भी नहीं है। जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या कहता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरन बॉडी है। टाइम कंज्यूमिंग है, कह रहा कि लगभग 3 साल लगा दिए इन्होंने तो संविधान बनाने के लिए। फिर कहा था कि कांग्रेस का डोमिनेंस है, हिंदूज का डोमिनेंस है संविधान बनाने में या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का डोमिनेंस है, ये सारी बातें आई। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, प्री और मेंस के लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इनके बारे में को पता होना चाहिए। 7th अमेंडमेंट, 42nd, 44, 73rd, 74, इनके बारे में पता होना चाहिए। हम धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे। अब हमारे संविधान के फीचर क्या क्या है। हमारे संविधान के पास कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है अगर आप 18 साल से ऊपर हो और आपके पास वोटर कार्ड है तो आप वोट डाल सकते हो। पहले ये उम्र 21 साल थी, इसको घटा के 18 साल करा गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। अमेंडमेंट मतलब होता है संविधान को चेंज करना। तो 1988 में हमने 21 साल से उम्र कम करके 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। फिर और क्या है हमारे फंडामेंटल एलिमेंट, हमारी सिंगल सिटीजनशिप है ना, ये है। हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग है जुडिशरी, है ना, इनसे अलग है, इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के काम में। हमारे संविधान के पास कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी भी कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। तो देर आर सो मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनको हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल। एमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे संविधान के अंदर। एमरजेंसी भी 3 तरीका की है, नेशनल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। तो इसको हम पढ़ेंगे जब हम अब एमरजेंसी का टॉपिक करेंगे, तब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, कैसे लागू होती है, क्या इसके फीचर है। बट हमारे पास इमरजेंसी का प्रोविज़न है। हमारा गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो क्वासी फेडरल है, मतलब सेंटर है, स्टेट है, उसके नीचे पंचायत है। पंचायत इस्टेब्लिश हुआ था इन एक्ट के जरिए, अमेंडमेंट से, 73rd और 74th से, ठीक है। अब देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा संविधान लॉन्गेस्ट भी है। अगर हम सैलिएंट फीचर की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट भी तो हमारा है। और लॉन्गेस्ट होने के कारण क्या है, हमारा जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट। जियोग्राफिकल भी हम बहुत वास्ट है, पहाड़ों से लेकर मैदानों से लेकर झील तालाबे, बहुत बड़ी जियोग्राफी है। हिस्ट्री हमारी काफ़ी बड़ी और काफ़ी ऐतिहासिक या काफ़ी रोमांटिक इन द सेंस कि काफ़ी वॉर, देन चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिस्ट्री भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, काफ़ी वास्ट रही है। दूसरा अगर इसका कारण है तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए एक ही संविधान है, जबकि अमेरिका में अलग अलग होता है। तो इसलिए भी ये लंबा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है। लीगल ल्यूमिनरीज थे जिस टाइम पे बनाया जा रहा था, और लीगल ल्यूमिनरीज की आपको आदत पता है, एक फैक्ट को क्रॉस चेक करना, एक फैक्ट के ऊपर बातें करना। तो ये भी एक कारण है कि हमारा संविधान लॉन्गेस्ट है। अलग अलग कंट्रीज से हमने इंस्पिरेशन ली थी। देखो यहाँ पे इंस्पिरेशन वर्ड एग्जैक्टली सही है, हम अडॉप्ट जैसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे अगर हम यूपीएससी या किसी एक अच्छे प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने इसको बोरो करा था, इसके मतलब तब भी ये थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है। अलग अलग रिसोर्स से हमने ड्रॉन कराई, हमने देख ली, इंस्पिरेशन अलग अलग देशों से लिए। और जब हम संविधान बना रहे थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस टाइम के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन सबको डिटेल से पढ़ा और तब जाके एक अच्छे अच्छे प्रोविजनों में से निकाले थे। फीचर के अंदर ये भी है कि हमारा जो संविधान है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। अब देखो, रिजिडिटी मतलब जो आसानी से चेंज नहीं होता हो, जबकि फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन है तो रिटन होने के लिए ही इसके अंदर दोनों प्रोविजन मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबल, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी से ही बदल सकते हैं। मतलब अगर सपोज करो 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, 100 लोगों में से 50 लोगों ने वोट किया और उसमें से 26 लोगों ने कह दिया कि फेवर में है, तो ये चीज़ें पास हो जाएंगी, है ना। तो सिंपल मेजॉरिटी है, ठीक है, जितने लोग वोट कर रहे हैं उसमें से जिसने ज़्यादा वोट कर दिया उसका डिसीजन माना जाएगा। रिजिड मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। 2/3 मतलब अगर 100 लोग बैठे हैं तो 60.6% लोग हाँ करने चाहिए, या 67 कर दो इसको। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो अलग ही है। जैसे सपोज करो कि 200 लोग बैठे, 200 में से अगर 100 लोग वोट करते हैं तो 2/3 में आ जाएगा ये वाला सीन। पर अगर 200 वाला सीन चलता है तो 200 का ही 2/3 होना चाहिए ना। तो प्रेजेंट और वोटिंग से मतलब नहीं होता, टोटल जो स्ट्रेंथ होती है हाउस की उससे मतलब होता है। तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाती है। मेजॉरिटी का भी चैप्टर जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे। पावर डिवाइड हो रखी है यूनियन और सेंटर के अंदर, ठीक है।
जब पावर डिवाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम फेडरल भी और यूनिटरी भी है। फेडरल मतलब फेडरल के जो फीचर होते हैं, कोई भी संविधान अगर फेडरल है, फेडरल मतलब है कि अगर पावर केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी गई है कि केंद्र के मुद्दे ये हैं जिन पर वो कानून बनाएगी, राज्य के मुद्दे ये हैं जिन पर वो कानून बनाएगी, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो संविधान हो जाता है वो रिजिड हो जाता है ना, क्योंकि चीज़ें लिख दी जाती है, वो आसानी से चेंज नहीं होती। ऐसी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी चाहिए होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी बताता है कि सेंटर के कानून यह है और राज्य के कानून यह है जिन पर वो अपने एक्शन लेंगे। ठीक है। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस होते हैं जिसमें एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और राज्यसभा में मेनली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्टेट्स का होता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, फेडरल फीचर हो जाता है। बट कि यूनिटरी फीचर भी हमारे पास, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारा सेंटर की ज़्यादा चलती है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे आप राज्य हो चाहे आप केंद्र हो, एक ही संविधान से सब जुड़े हुए हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, आपको अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि अमेरिका में आपको अमेरिका का नागरिक होना अलग बात होती है, और जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट किसका फीचर था, फेडरल का। इंटीग्रेटेड किसका फीचर है, यूनिटरी का फीचर है। फिर आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 ने कहा है कि जो हमारे स्टेट है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं बने हैं। देखो अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर अलग अलग 13 राज्य आए थे। 13 राज्यों ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और राज्य बना दिया। तो मतलब अगर जो 13 राज्य है चाहे तो अलग भी हो सकते हैं ना, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ एक तरीके से, जबकि हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के पूरा देश है, देश के अंदर राज्य है, और राज्य जब चाहे वो टूट सकते हैं, बट राज्य देश से बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो जो स्टेट है, स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए हम अपने को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं हमारा संविधान क्वासी जो फेडरल है, और क्वासी की जगह कोऑपरेटिव फेडरल भी है, एक दूसरे का साथ देखें चलते हैं। फिर कुछ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है और एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे संविधान में कुछ ब्रिटिश के फीचर देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश के फीचर कौन से हो गए, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, जो हमारी पार्लियामेंट है उसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड के अंदर एक जगह है जहाँ पे उनकी पार्लियामेंट इस्टेब्लिश्ड है, उसका नाम वेस्ट मिनिस्टर है उस जगह का, तो इसलिए हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट की चलती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होता है, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ एमएलए और मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव हो गया, एमएलए लेजिस्लेटिव हो गया, तो दोनों एक बंदे हो सकते, ओवरलैप करता है सिचुएशन, है ना। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि अमेरिका के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है। फेडरल लॉ अलग होता है, स्टेट का लॉ अलग होता है, ये हमने देख लिया था। स्टेट की जुडिशरी भी अलग होती है, और देश देखो स्टेट के लिए अलग जुडिशरी होती है जो स्टेट का कानून देखेगी, केंद्र के लिए अलग जुडिशरी होती है जो केंद्र का देखेगी, एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करते वो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। तो अमेरिकन फीचर में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं कि हमने संविधान कहाँ कहाँ से कौन कौन से फीचर उठाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा संविधान का कहाँ से लिया गया था। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने फेडरल स्ट्रक्चर उठाया कि सेंटर है, सेंटर के नीचे स्टेट है, स्टेट के नीचे थर्ड टायर है, या पंचायती राज कह सकते हैं हम, पंचायती राज है। ये हमने कहाँ से उठाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। केंद्र और राज्य के क्या संबंध होंगे ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर। और एक ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो चारों ही पॉइंट है। तो हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया है। ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या उठाया, पार्लियामेंट सिस्टम, ये हमको पता ही है। अगर पार्लियामेंट उठा रहे तो कैबिनेट भी उठाएंगे, तो दोनों इंटीग्रेटेड हो गए, ठीक है। रिट जुरिडिक्शन, देखो हम रिट जुरिडिक्शन पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो फिलहाल बस इतना याद रखिए कि हमने जो रिट है, अब दिखने में लगेगा रिट कि ये अमेरिका से लिया गया है, बट नहीं, रिट जुरिडिक्शन हमने ब्रिटिश से लिया है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया है, फंडामेंटल राइट उठाया है, जुडिशल रिव्यू उठाया है, प्रेम्बल उठाया है। प्रेसिडेंट को कैसे हटाएंगे ये भी हमने कहाँ से उठाया है, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाएंगे ये भी हमने कहाँ से उठाया, अमेरिका से। तो हटाने वाली चीज़ें भी हमने कहाँ से उठाई है, अमेरिका से। फिर आता है आयरलैंड, आयरलैंड से हमने उठाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा ये, अब देखो प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाएगा, अमेरिका से उठाया है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, आयरलैंड से उठाया है।
कनाडा से हमने क्या लिया है, एमपी और एमएलए को क्या प्रिविलेज मिलते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं, है ना। उसके अलावा रेजिडरी पावर, जैसे हमारे यहाँ सेंटर अपने लिए कानून बनाएगा, स्टेट अपने टॉपिक पे कानून बनाएगा, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, जिस कंकरेंट लिस्ट पे ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक रह गए, जो इनमें से किसी लिस्ट में नहीं आए, ना केंद्र की में आए ना स्टेट की में आए, उनको बोलते हैं रेजिडरी पावर। वो ऑटोमेटिक किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। तो हमने ये सिस्टम भी कहाँ से उठाया है, कनाडा से, क्योंकि कनाडा से हमने यूनिटरी फीचर्स उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट उठाई है, यही वाली जिसमें रेजिडरी पावर की बात होती है, ठीक है। रेजिडरी नहीं, कंकरेंट मतलब जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया। हम ये पार्लियामेंट में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस उठाए हैं, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो इमरजेंसी प्रोविजन नहीं उठाए थे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने उठाया है। तो हमने क्या उठाया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। हालांकि एमरजेंसी प्रोविजन अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, पर फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड होंगे वो हमने जर्मनी से उठाए है। साउथ अफ्रीका से हमने उठाया है कि हम अपने संविधान को कैसे बदलेंगे, मतलब आर्टिकल 368 पार्ट 20, इसको हमने कहाँ से उठाया, साउथ अफ्रीका से। जापान से उठाया हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखो दिखने में लगेगा कि ये हमने यूके से उठाया, पर हम गलत हो जाएंगे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से उठाया है। फ्रांस से हमने क्या उठाया है, फ्रांस से उठाया हमने जो हमारे प्रेम्बल के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड है, वो हमने कहाँ से उठाए है, फ्रांस से उठाए है, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, 60 से ज़्यादा देशों से उठाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कार्बन कॉपी है, क्योंकि 80% सिमिलरिटी मिल जाती है। एंटी इंडियन, अन इंडियन, मतलब क्योंकि ब्रिटिश ने बनाई थी, ठीक है। गांधी की कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है, क्योंकि गांधी बैठे नहीं थे उसके अंदर। एलिफेंट साइज़ है, बहुत बड़ा इसका साइज़ हो जाता है। लॉयर्स की चल रही है इसके अंदर, लीगलिस्टिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेविस लैंग्वेज है, ये सारे इसके उठाए गए थे, ठीक है। इसमें रशिया का नहीं दे रखा। रशिया के अंदर से हमने उठाए थे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जो प्रेम्बल के अंदर जस्टिस है वो हमने रशिया से उठाया है ना, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म हुई, ठीक है। तो मंक्स माइंड पर आपका स्वागत है, और हमारा यही मुद्दा होता है कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे विद वन लेसन एट अ टाइम। मैंने अपना काम कर दिया, आप लोगों को काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।